एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम हमने क्लास 10th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें मैंने आपको पहले पार्ट में कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्सों के बारे में बताया था और ये इतिहास का चैप्टर है जिसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो फ्रांस की क्रांति से ही रिलेटेड है। फ्रांस से जुड़े हुए मुद्दों को ही पढ़ना था। क्लास 10th है और ये चैप्टर 1 भी है, और चैप्टर 1 होने के साथ साथ आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा रखा है। हालांकि एक बार मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि पार्ट 1 में हमने करवाया क्या क्या था, ताकि अगर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसे दूसरे पार्ट का वीडियो मिल रहा हो तो उसे पता चल जाए कि उसने पार्ट 1 में मिस क्या किया है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो उसके पार्ट 1 में छूट चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो वो उस वीडियो को भी जाके देख सकता है, ताकि उसके पॉइंट सारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। ये तो हमने ये भी बताया था कि ये फ्रांस से जुड़े हुए सारे इमेज हैं जो आपको कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि फ्रांस की क्रांति के दौरान हुआ क्या था। ये फोटो हो गया, ये फोटो हो गया, ये फोटो हो गया, ये सब आपको फ्रांस के अंदर की क्रांति को ही दर्शाते हैं। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि फ्रांस की क्रांति तो हमने क्लास 9th के पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, तो अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से हम फ्रांस को कैसे जोड़ के देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूरोप के अंदर ही फ्रांस भी आता है और पूरे यूरोप के अंदर सबसे पहले अगर रेवोल्यूशन हुआ राष्ट्रवाद को लेके, आजादी को लेके, उदारवाद को लेके, डेमोक्रेसी को लेके, तो वो फ्रांस में हुआ। तो जब चैप्टर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो शुरुआत कहां से हुआ? फ्रांस से हुआ। इसलिए ज्यादातर चीजें हम इस चैप्टर में फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था, सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको निरंकुशवाद के बारे में समझाया था और आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। अगले स्लाइड में मैंने आपको निरंकुशवाद के बारे में कुछ इमेज को दिखाया था और इमेज के माध्यम से निरंकुशवाद को समझाया था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, कल्पना दर्श जिसे हम यूटोपिया कहते हैं, इसके बारे में भी समझाया था। और अगले स्लाइड में इसके इमेज के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसी दुनिया जो हमारे कल्पना से परे, हमने तो सोच लिया उस दुनिया के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ हो पाना जमीनी स्तर पे संभव नहीं हो पाता है। अगले स्लाइड में मैं आपको बता दूं, अगले स्लाइड में मैंने आपको बताया था जनमत संग्रह के बारे में कि जनमत संग्रह क्या होता है, और इसको भी मैंने इमेज के थ्रू आपको समझाया था कि जनमत संग्रह का आखिर बेस क्या है, आधार क्या है, इसके मतलब क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हो। तो जनमत संग्रह भी आपका मैंने पहले वाले पार्ट में कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के बारे में बताया था कि ये कैसे हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं इमेज के माध्यम से वहां के जनता के बारे में भी समझाया था। अगले स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने क्लास 9th के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 पार्ट में वीडियोज लेके आया था जो काफी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 1 का वीडियो है क्लास 9th का। इसके अगले स्लाइड में इसी का पार्ट 2 है। ये दोनों भी अगर आप देख लो ना वीडियोस, तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को समझने में ना काफी आसानी होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में मैंने आपको फ्रांसीसी के अंदर कैसे झंडा वगैरह का बदलाव हुआ, पहले राजा का जो झंडा था वो कैसे चेंज हुआ, शहीदों का गुणगान कैसे हुआ, इसके अलावा क्रांतिकारियों ने कैसे वहां पे निरंकुश शासन को खत्म किया, ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहले बात कर लिया था। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये नए मध्य वर्ग के लोग कौन थे। तो ये नए मध्य वर्ग के वही लोग थे जो तीसरे स्टेट के थे, पढ़े लिखे थे और समुद्री मार्ग से व्यापार कर रहे थे। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, उदारवादी सोच क्या था, उदारवादी राष्ट्र का मायने क्या था। मैंने कल के वीडियोज में आपको यही बताया था, उदारवादी का मतलब ही था आजादी, निरंकुश शासन से मुक्ति, जनता का शासन, जनता का फैसला, जनमत संग्रह, ये सारी चीजें जो थी वो उदारवादी राष्ट्रवाद के मतलब के रूप में जाना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमने बात किया था 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अब 1815 के बाद ही क्यों? क्योंकि 1815 के समय में आते आते ही तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो वाटरलू की लड़ाई हार गया था। कई सारे देशों ने मिलकर इसे हराया था और उन सभी देशों ने मिलकर इसके साथ वियना के अंदर संधि भी किया, जो वियना संधि के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आगे की स्लाइड में मैं आपको बता दूं
ये यहाँ पे इंड पार्ट 1 हो गया था, मतलब हमने यहाँ पे पार्ट 1 वीडियोस को इंड कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि आगे के मतलब कि वीडियो जो आने वाले हैं आपके लिए उसमें मैं पार्ट 2 शुरू करूंगा। हो सकता है कि आपके लिए इसी चैप्टर का पार्ट 3 भी मैं शुरू करूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियोज नहीं करना है। 30 मिनट 35 मिनट के एक पार्ट में वीडियोज ना आपको आसानी से समझ में आएंगे। अगर उससे भी बड़ा कर दूं, वन शॉट कर दूं, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े वीडियोज मिलते हैं, मेरे भी कई सारे वीडियोज हैं वन शॉट में 4-4 घंटे 5-5 घंटा का, मैं कई बार उसे खुद ही एडिट करते करते या फिर बनाते बनाते थक जाता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी छोटा छोटा अगर वीडियोस मिले तो आपको समझने में आसानी होगा। हालांकि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, समझना जरूरी है, तो इसके लगभग लगभग मैं भी सोच रहा हूं कि 3-3 पार्ट में अगर वीडियोस को बनाऊं तो आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे इंड पार्ट 1 हो चुका था, अब हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। यहां से पार्ट 2 में सबसे पहला पॉइंट हमारा है क्रांतिकारी के बारे में। क्रांतिकारी के बारे में हम सब पहले से भी जानते हैं, वैसे व्यक्ति जो अपने देश के अंदर किसी अच्छे काम के लिए रेवोल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं, लड़ाइयां करते हैं। ये लड़ाइयां कई प्रकार की हो सकती है, शांति के भी साथ हो सकती है, अहिंसा के साथ भी हो सकती है, मतलब हिंसा और अहिंसा दोनों हो सकता है। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। यहाँ पे पॉइंट्स को समझिएगा क्या हुआ। 1815 के बाद के वर्षों में, मतलब वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद क्या हुआ कि भय से, दमन के भय से, मतलब मारे जाने के भय से, प्रॉपर्टी छीने जाने के भय से उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया, मतलब छुपा दिया गया। कह सकते हैं कि वो लोग लुप्त हो गए। सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार का प्रसार करने के लिए कई सारे गुप्त संगठन बनाए गए, गुप्त संस्थाएं बनाई गई, जहां पर लोगों को उन्हें अलग अलग तरीकों से प्रशिक्षण दिया जा रहा था क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। अब देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं के विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। देखिए, अब ये क्रांतिकारी कौन थे और ये क्रांतिकारी संगठन का निर्माण क्यों हो रहा था? क्योंकि वाटरलू के लड़ाई के बाद जितने भी देशों ने अकेला, मतलब कि आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, उसके बाद वो सभी देशों ने वियना के अंदर संधि किया और जितने भी बदलाव नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था उन सभी को वापस लाया गया। अब कौन कौन, जैसे कि आप सभी को पता है, नेपोलियन बोनापार्ट के मतलब उससे पहले ही बुर्बो राजवंश के राजा लुईस 16वें सम्राट को गद्दी से हटाया गया, उसका गुलेटिन किया गया, पादरी से विशेषाधिकार छीना गया, कुलीन वर्ग से विशेषाधिकार छीना गया, सभी लोगों में समानता लाया गया, रूढ़िवादी परंपराओं को मतलब कि समाप्त किया गया। लेकिन अब जो यहाँ पे क्रांतिकारी लोग थे वो लोग इसी चीज का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वियना संधि के बाद वो सारी चीजें वापस आ गई। मतलब बुर्बो राजवंश के ही लोगों को राजा बनाया गया, पादरियों को विशेषाधिकार मिलने लगा, समानता खत्म हो गया, जनता के द्वारा मत के हिसाब से जो सरकार चुनी जाती थी, ऐसी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो इसका जो विरोध कर रहे थे, इसी को हम उस समय क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैत्सिनी। उनका जन्म 1805 में जिनोवा में हुआ था। देखिएगा, ऐसे ही एक क्रांतिकारी का नाम यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। वो क्रांतिकारी इटली का था, इटली का क्रांतिकारी था और नाम था इसका जिउसेप्पे मैत्सिनी, और उसका जन्म 1805 में जिनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। अब ये कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन क्या था? ये वही संगठन था जो उस समय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा था, क्रांतिकारियों को युद्ध कलाएं सिखा रहा था। अब देखिए, मतलब कि 24 साल की युवा अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। मात्र 24 साल की आयु थी किसकी? जिउसेप्पे मैत्सिनी का, और उसने क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम दिया जिसके कारण उसे बहिष्कृत कर दिया, मतलब उसको उस देश से बाहर कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। जब उसे बहिष्कृत किया गया तो अपने हिसाब से उसने 2 अलग अलग संगठन और भी बना लिए। पहला था
मार्सेई में यंग इटली, मतलब यंग इटली एक प्रकार के क्रांतिकारी ग्रुप का नाम था। और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य कौन कौन थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा। मैक्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। जेसुपे मैक्सिनी मतलब अलग अलग दो प्रकार के तो इन्होंने ग्रुप बना ही लिए थे, क्रांतिकारी ग्रुप। इसमें से अलग अलग देशों से लोग शामिल भी हो रहे थे और इनका मानना था कि एक राष्ट्र जो होता है, एक देश जो होता है, उसका प्रमुख इकाई वहां का मनुष्य ही है। मनुष्यों के द्वारा ही राज्य चलता है, देश चलता है, किसी भी राजा के माध्यम से वो देश वगैरह नहीं चलता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था, उसे जोड़कर राष्ट्रों का व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनना ही था। मतलब कि जो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित था इटली, उसे अलग अलग टुकड़ों में ना रखकर एक जोड़कर एक बड़ा गणतंत्र बनाने की बात थी यहां पे। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। मतलब जब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे, एक बड़े टुकड़े का निर्माण होगा, तब ही इटली का जाके मुक्ति होगा, इटली का आजादी होगा। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन कायम किए गए। जेउसेपे मैक्सिनी ने जिस प्रकार से क्रांतिकारी ग्रुप बनाया, इसी ग्रुप को देखते ही अलग अलग देश, कौन कौन से देश थे? जर्मनी था, फ्रांस था, स्विट्जरलैंड था, पोलैंड था, इनके अंदर भी कई सारे गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं और संगठन का निर्माण हुआ जो अपने देश की आजादी की बात कर रहे थे। अगले स्लाइड में, मैक्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों को अपने स्वप्न से मैक्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। जिस प्रकार से जेसुपे मैक्सिनी ने अपना प्रयास किया है, जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग क्रांतिकारियां ग्रुप बनाया, जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उससे क्या हुआ? आगे चल के राजतंत्र को समाप्त किया गया। वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे, उनके विरोध में बात करते थे और उन्होंने रूढ़िवादी सोच को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक जो था वो जर्मनी का चांसलर था, याद रखिएगा। उसने सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया? उसने मैक्सिनी जोसेफे को बताया। मैक्सिनी जोसेफे जो थे उसको मतलब सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसका? सामाजिक व्यवस्था का। किसने बताया? मेटरनिक ने बताया। मेटरनिक कौन? जर्मनी का चांसलर था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है क्रांतियों का युग, जो 1830 से 1848 तक चला। मतलब 18 साल का जो ये टाइम पीरियड है, जो अंतराल है, इसे हम क्रांतियों का युग कहते हैं। क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको क्रांतिकारी ग्रुप के बारे में बताया। अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन बनाए जा रहे थे, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, जैसे जैसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग अपनी ताकत को फैलाने की कोशिश की, अपने माध्यम से जनता के अंदर रूढ़िवादी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की, तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में, यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में, अब हम यूरोप के अंदर आ रहे हैं। हमने अभी तक फ्रांस के बारे में ज्यादातर चर्चाएं की है। अब फ्रांस के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी बातें यूरोप के अंदर होगी। तो देखिए अब क्या हुआ कि अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। कहां? यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में, यूरोप के अलग अलग भागों में, यूरोप के दूसरे कंट्री में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़ दिया गया ताकि इसे और ज्यादा फैलाया जा सके। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। देखिए इटली और जर्मनी का जो राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य के अंदर ये सारी जगहें आया करती थी। कौन? आयरलैंड, पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे। ऐसे लोग जो शिक्षा के मामला में अग्रसर थे, मतलब उन्हें शिक्षा था, वो एडुकेटेड थे। उन लोगों ने इस पूरे मुहिम को चलाने में मदद किया। जो शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे, उन्होंने ही इस नेतृत्व को चलाया। इसमें प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क थे,
वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। तो यहां से आपको यह पता चलता होगा कि ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, ये सारे शिक्षित लोग थे, और यही जो थे वो क्रांतियों के अंदर उदारवादी राष्ट्रवादियों का नेतृत्व कर रहे थे, उनको अपने साथ लेके चल रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया। मैंने आपको बताया था कि जब लुई 16वें का शासनकाल चल रहा था, तो लुई 16वें के शासनकाल के दौरान के बाद क्या हुआ, उसी समय लुई 16वें का गुलेटिन कर दिया गया था। अब लुई 16वां तो होगा नहीं, लेकिन बाद में जब 1815 के बाद जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट का हार हो गया, उसके बाद फिर से रूढ़िवादी लोग आ गए सत्ता में और उन्होंने बुर्बो राजा को फिर से सत्ता पे ला दिया। मतलब लुई 16वें के ही खानदान के दूसरे लोगों को राजा बना दिया। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंकी, उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। राजा तो बनाया गया बुर्बो राजवंश के लोगों को, लेकिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, भगा दिया, हटा दिया, और वहां पे फिर क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। याद रखिएगा, इसके मतलब चेयरमैन की तरह आप कह सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, लुई फिलिप को बनाया गया। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब ये एक प्रकार का मजाक है, चुटकुला है। इसने कहा, मेटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस को फीवर आता है या छींक आती है या सर्दी होता है तो यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी ना लोगों को सर्दी आ जाती है, बाकी यूरोप सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, तो यहां पे क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम जो था ऑफ द नीदरलैंड से ये अलग हो गया। कौन, ब्रसेल्स अलग हो गया। ब्रसेल्स भी एक अलग जगह था जो नीदरलैंड से मतलब सेपरेट हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, एक घटना जिसने पूरे यूरोप को के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। एक ऐसा घटना हो गया इन लोगों के साथ जिससे जो शिक्षित वर्ग थे, जिसे हम मध्य वर्गीय लोग भी कहते हैं, उन सभी के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भावना बढ़ने लगी। वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये यूनान का स्वतंत्रता संग्राम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से समझिएगा। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ध्यान से, बिल्कुल 15वीं सदी से ही, ये तो हम 18वीं ईस्वी की बात कर रहे हैं, 17वीं ईस्वी की बात कर रहे हैं, लेकिन 15वीं शताब्दी से ही यूनान जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। अब यूनानी जो थे वो अपने आप को आजाद कराने के लिए 1821 से संघर्ष करना शुरू कर दिए। क्रांतिकारी के तरह से मारपीट करना, हिंसा अहिंसा सारे तरीकों से इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई हमें आजादी चाहिए। यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वसन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। पश्चिमी यूरोप में रहने वाले दूसरे लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, ज्यादातर अभिजात वर्ग के लोगों के माध्यम से भी इनको सपोर्ट मिला। इनको यहाँ पे समर्थन मिल गया, किसके लिए, आजादी के लिए, अपने देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए, प्रजातंत्र लाने के लिए। ये पूरे यूरोप में एक ऐसा घटना था ना, जो पूरा यूरोप ही इसका सोच ही बदल दिया, पूरे यूरोप का सोच बदल गया इससे। जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा किया और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। ऑटोमन का साम्राज्य के अलावा इसके विरोध में कई सारे ऐसी बातें हुई है। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया था और बाद में युद्ध में लड़ने के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पैसे भी इकट्ठे किए, कवि थे, विरोध में पैसा जमा किया और यहां तक कि लड़ने भी गए, लेकिन 1824 में ये कवि जो थे अंग्रेज लॉर्ड बायरन, इनको बुखार लग गया और इनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुमिया के संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। अब ये देखिए, यूनान जो पहले ऑटोमन का हिस्सा था, यहां से एक अलग देश बन गया, उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र होने का पदवी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है,
नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लास 10th के हिस्ट्री में ये सारी चीजें अक्सर पूछा जाता है। जैसे कल्पना दर्श हो गया, यूटोपिया हो गया, इस बार के बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला ने भूमिका निभाया, काव्य ने भूमिका निभाया, कहानियों ने भूमिका निभाया, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। देखिए, जब भी कोई देश आजाद होता है तो वहां पे सिर्फ लड़ाइयों से उसकी आजादी नहीं होती। उस देश की कुछ पौराणिक कथाएं, उस देश का कुछ इतिहास, उस देश की संस्कृति, उस देश की भावना, ये सारी चीजें उसमें महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे कि देखिए क्या क्या सहयोग हुआ। हम रूमानीवाद को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क इस पे बहुत सारे किए, लेकिन इनके अंदर की जो भावना थी ना वो और लोगों से अलग था। ये कुछ अलग और बेहतर सोच रहे थे। कौन? रूमानी कल्पना, मतलब रूमानीवादी विचारधारा के लोग कह सकते हैं या रूमानी दर्शनावलासी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। यहां पे ये भी महत्वपूर्ण है। पहले तो भूख के कारण, मतलब कि जब रोजी रोटी ना हो, आजीविका ना हो, भोजन के लिए सामान अवेलेबल ना हो पाए, तो 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 1830 में क्या हुआ, यूरोप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, यहाँ पे अलग अलग देशों को अलग अलग तरीकों से परेशानियों का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में मतलब जबरदस्त वृद्धि हुई। लोगों के जनसंख्या में विस्फोट, आप इसे जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जब जनसंख्या में अचानक से तीव्र गति से उछाल देखने को मिले, बढ़ोतरी देखने को मिले, तो इसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। मतलब कि जितना रोजगार था, जितनी नौकरियां थी, उससे ज्यादा लोग थे। जैसे आज का हालत भारत का है, लोग बेरोजगार हैं, रोजगार है नहीं, और इस चक्कर में लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक सरकारी गवर्नमेंट फॉर्म आ जाए तो उस पर मतलब अगर 1000 लोगों की जरूरत है तो करोड़ों में आवेदन किया जाता है, करोड़ों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो यही हाल था। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीबी बस्तियों में रहने लगी। मतलब गांव से भी लोग शहर जाके रहने लगे। जैसे हम लोग का हाल क्या है, हम लोग दिल्ली आए, गांव छोड़ के हम दिल्ली आए, और दिल्ली में यहाँ पे आके झुग्गी झोपड़ी, मतलब ऐसे ही छोटे छोटे जगहों पर रहते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो वीआईपी एरिया में रहते हैं, उनके लिए बड़े बड़े मतलब वीआईपी एरियाज होते हैं जहां पे सारे फैसिलिटीज होते हैं। तो यही कुछ यहां भी हो रहा था कि गरीब लोग बस्तियों में रहने लगे। नगरों में लघु उत्पादकों का अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। जब मशीनों से चीज बननी शुरू हो जाती है तो हाथ से बुनी हुई चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। आप सोच लो कि अगर चरखे से बनाया गया एक धोती या कुर्ता जिसमें 4 से 5 दिन लग सकता है आराम से, अगर 1 से 2 व्यक्ति इसे करते हैं तो, लेकिन वही मशीन के अंदर इसे डाल दे तो 400-500 कुर्ता 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, 2 घंटे में तैयार हो जाएगा, या फिर 1 दिन में तैयार हो जाएगा। तो इनसे कंपटीशन करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था, धीरे धीरे वो विस्तार कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की शुरुआत से ही नीति थी ना, दूसरे देशों को लूटकर अपने देशों को बढ़ोतरी करना, अपने देशों में बढ़ावा करना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भूख, कठिनाई और जन विद्रोह में देखने को मिला। हालांकि इससे आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में महाद्वीप की यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलना पड़ रहा था। महाद्वीप की अगर हम बात कर ले तो ज्यादातर चीजें वहां पे ये कपड़ों को लेके हो रहा था, कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलना पड़ रहा था, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी मतलब कि सत्ता में था, कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, मतलब कि सरकारी सेवा में या पॉलिटिक्स में कह सकते हो, या राजनीति में कह सकते हो, या प्रशासनिक सेवा में कह सकते हो, कुलीन वर्ग अभी भी था। कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों की बोझ तले दबे हुए थे।
कृषक कहने का मतलब है छोटे छोटे किसान, बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ खेत जो भाड़े पे ले रखे थे या इंटरेस्ट पे ले रखे थे या फिर उनसे पैसे इंटरेस्ट पे ले रखे थे, वो उनके कर्ज के तले दबे जा रहे थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने, किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। अगर फसल खराब हो गया या कीमतों में उछाल हो गया तो गरीब लोगों का भोजन करना ही मुश्किल हो जाता था, चाहे वो गांव में रहने वाले हो या फिर वो शहर में रहने वाले हो, दोनों का कंडीशन सेम हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का, जो अमीर पार्टी थी, जो व्यापारी वर्ग था, जो पैसे वाले लोग थे, उनको तो महंगा क्या और सस्ता क्या। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उदारवादियों की क्रांति। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है उदारवादियों की क्रांति। तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, जब किसानों को गरीबी का सामना करना पड़ा, भोजन के न उपलब्ध होने का सामना करना पड़ा, महंगाइयों का सामना करना पड़ा, भूखमरी का सामना करना पड़ा, तो ये विद्रोह में उतर गए। तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। मतलब कि जब राजा की गद्दी छूटी, जब राजा गद्दी से हटा और जनता के हाथ में शासन आ गया, उसके बाद वहां पे यह निर्धारित किया गया कि अब मतदान जो होगा वो सभी आम नागरिकों के द्वारा होगा। जिसे सबसे ज्यादा मत मिलेगा, सरकार को चलाने की जिम्मेदारी उसी की होगी। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे। यूरोप के बहुत सारे ऐसे भी जगह थे, बहुत सारे ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्हें अभी भी आजादी नहीं मिला। वो राजा के अंदर थे, वो राजा के गुलाम थे, वहां पे अभी भी राजशाही चल रहा था। जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों कि स्त्री पुरुषों में संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। लेकिन जब एक तरफ फ्रांस के अंदर देख लो, जब यह क्रांति उत्पन्न हुई, जब राजा को हटाया गया, संविधान को लाया गया, आम नागरिकों के मत को देने का अधिकार दिया गया, तो और भी देश थे, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन है, जर्मनी है, इटली है, इन देशों में भी इसको लेके डिमांड बढ़ने लगा। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। जब जनता असंतोष में आ गया, जनता अपने सरकार से संतुष्टि नहीं रखता था, या फिर आप कह सकते हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था, ऐसे में उन्होंने अलग से अपने हिसाब से राज्यों के निर्माण के मांग को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। अब ये आधारित किस चीज पे था? संसदीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि प्रतिनिधि के द्वारा बनाए गए सरकार। जब आम जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करता है तो इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से देश के अंदर सरकार का चुनाव होता है। तो संसदीय सिद्धांत पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। मतलब लोगों के द्वारा एक ऐसे राज्य और एक ऐसे देश का निर्माण किया जा रहा था जहां पे समानता का अधिकार हो, उदारवादियों की सोच हो, लोगों में एक समान मत देने का अधिकार हो। तो ये सारी चीजों को लेकर लोग मतदान कर रहे थे। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर बैठकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। जो वोटिंग हुआ, जो आम जनता के द्वारा मतदान किया गया, इससे 831 लोग चुने गए, निर्वाचित हुए। जैसे हमारे यहाँ विधायक और संसद होते हैं ना, वैसे ही 831 लोगों को चुना गया। इन सभी ने अच्छे कपड़े पहने, साज सज्जा के साथ वहां पे संसद में जाकर अपना अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। सेंट पॉल चर्च कहने का मतलब है पादरियों के पूजा करने का स्थान। तो ये जो 831 निर्वाचित मंत्री कह सकते हो या फिर विधायक सांसद कह सकते हो, ये कहां पहुंचे? सेंट पॉल चर्च में पहुंचे। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। मतलब राजा को तो रखा गया, लेकिन राजा जो था वो इनके द्वारा बनाए गए कानून के अंदर काम करेगा। उसकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, वो अपने हिसाब से देश को नहीं चलाएगा।
जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। राजा ने अस्वीकार कर दिया। राजा को लग गया कि इतने दिन से तो हम मजे मार रहे थे, हमारा इतना बढ़िया चल रहा था, अब हम इन सब के अधीन थोड़ी ना रहेंगे। उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब ये जो प्रसा का राजा था ये उन राजाओं के साथ सपोर्ट में था जो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे आम जनता के द्वारा चुनाव हो, एक डेमोक्रेसी है, एक प्रजातंत्र है, तो ये इनके खिलाफ में था। कौन? प्रसा का राजा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ रहा था। कुलीन वर्ग और सेना कहने का मतलब है, आपको पता है कुलीन वर्ग जैसे हमारे फ्रांस के क्रांति के दौरान लुई सोल्वे ने कैसे अलग अलग स्तरों पे लोगों को बांट दिया था, तो इनके बीच में और सेना के बीच में विरोध बढ़ रहा था, लड़ाइयां झगड़े बढ़ रही थी। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। संसद में मध्य वर्ग कहने का मतलब क्या? मध्य वर्ग भी आपको मैंने बताया है कि मध्य वर्ग के लोग कौन थे, और संसद भी बताया है। चुने गए प्रतिनिधि जो 831 प्रतिनिधि सेंट पॉल चर्च में पहुंचे थे उसमें मध्य वर्गीय लोग ज्यादा थे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वो उनका समर्थन खो बैठे। अब वो जब वो उनको नेता बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, तो वो बेचारा मजदूर जो उनको वोट देके वहां पहुंचाया, जो गरीब किसान जो उनको वोट देके पहुंचाया, उसका विरोध करने लगे। जैसे भारत में होता है, नेताजी क्या करते हैं? आते हैं, वोट मांगते हैं हाथ पैर जोड़ के, और फिर जब वो नेता बन जाते हैं, जब हम वोट दे देते हैं, उनका रुख ही चेंज हो जाता है, उनका आव भाव ही बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, ये गरीब लोग जो थे उन्होंने उसे बाइकआउट कर दिया, मतलब उसको समर्थन नहीं दिया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। ये जो जितना ये तामझाम हुआ सेंट पॉल में, वो सबको खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से जो क्लास 10th का हिस्ट्री है फर्स्ट चैप्टर, उसका सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा रखा है, आज हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे आशा है कि थर्ड पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।